बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसका नाम था न्यूक्लियर रिएक्टर। टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उस टॉपिक का नाम था आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हमने आपको एक बात बताई थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एंड फॉर अदर पर्पसेस। तो अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए एक लार्ज स्केल के ऊपर, तो उसके लिए आपके पास इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करना, एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है एक कंट्रोल्ड मैनर में। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमें बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी जो एनर्जी मिल रही है वो कंट्रोल्ड रहे और उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके पास बाहर की एनवायरनमेंट के ऊपर या बाहर के लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत हैजर्डस होती है। इसके साथ बहुत देख कर काम करना पड़ता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पहले तो मैं आपके सामने कुछ छोटी सी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, और डायग्राम बनाने की मैं हमेशा से नाकाम कोशिश करता हूँ, तो आज भी एक नाकाम कोशिश ही होगी। ठीक है, ये इसकी डायग्राम के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो हम नहीं बना सकते, हम सिर्फ उसका एक पार्ट ही बनाएंगे, और वो पार्ट ही हम कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे हमने कंसिडर किया, जिसमें ये आपके पास जो रेड कलर की है ना, ये यूरेनियम की रॉड्स हैं। ये यूरेनियम की रॉड्स हैं। ठीक है, ये है इसकी बाउंड्री, और इसमें सर्कुलेट होते हैं कूलेंट्स। ये है कंट्रोल रॉड्स, और इनको एब्जॉर्बिंग रॉड्स भी कहा जाता है। ये कंट्रोल रॉड्स हैं जिनको अब्जॉर्बिंग रॉड भी कहा जा रहा होता है। तो हमारे पास यूरेनियम की रॉड्स हैं, ये जो हैंगर की तरह मौजूद है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। और इसके अलावा आपके पास इसकी बाउंड्री के अंदर कूलेंट्स जो हैं वो सर्कुलेट करवाए जा रहे होते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में इसका प्रिंसिपल समझा दिया था। प्रिंसिपल इसका वही बेटा, सिंपल सा, कि ये बेस करता है कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन पे। इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन पे बेस करता है, और वो फिजन रिएक्शन हमारे पास होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड से मुराद उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हमें कंट्रोल मैनर के अंदर ऑब्टेन होती है। सवाल ये उठता है अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसकी वर्किंग में सबसे पहला पार्ट हमारे पास होता है फ्यूल। किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है, किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्यूल के तौर पे यहाँ पे यूज होता है यूरेनियम 23592।
यूरेनियम 23592 इज यूज्ड एज अ फ्यूल। यूरेनियम 23592 को हम एज अ फ्यूल के तौर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं आपके पास टू स्टार्ट द फिजन चेन रिएक्शन। फिजन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वी नीड सम फ्यूल। फिजन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी न किसी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आपके पास फ्यूल के तौर पे मैंने ऊपर लिख दिया, अभी क्या चाहिए होता है, यूरेनियम 23592। अब एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको सुन लें। डेफिनेशन है क्रिटिकल मास, एक नंबर की पेपर में आ सकती है, और इसको हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट the minimum amount of radioactive element which is required, the minimum amount of radioactive element which is required, मैंने दो बार लिख दिया इसको, to start, which is required to start control fission chain reaction. Controlled fission chain reaction is called critical mass. The minimum amount of radioactive element which is required to start controlled fission chain reaction is called critical mass. उसको हम critical mass का नाम देते हैं। क्या मतलब है इसका, गौर से देखिए जरा यहाँ पे। अगर फर्ज करने के मेरे पास ये यूरेनियम का एक मास है, हर मास की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसके ऊपर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। कम से कम मास उसके बराबर होना चाहिए। फर्ज करने इसका जो मास था वो 100 ग्राम तक था, और आपने 80 ग्राम का मास ले लिया। अब जब आप इसके ऊपर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाएंगे, ये कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए आपके पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए एक फिक्स मास होता है, कम से कम वहां तक मास होना जरूरी है, और उस मास को हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। क्रिटिकल मास की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एलिमेंट टू एलिमेंट आपके पास इसके मास के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि मुझे आपके पास ये फ्यूल के अंदर ही आएगा, क्योंकि फ्यूल की बात हो रही है। तो यूरेनियम का वो कम से कम अमाउंट जिसके अंदर हम फिजन रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं कंट्रोल मैनर में, उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं क्रिटिकल मास। तो यूरेनियम 23592 फ्यूल के तौर पे स्टार्ट इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको अभी बोला था, फिजन रिएक्शन को अगर हमें स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक खास किस्म का मास, और वो मास खास किस्म का जो होगा वो क्रिटिकल मास कहलाएगा, और ये वो मास होगा जिसके ऊपर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होगा कंट्रोल। अब अगर मैं आपके सामने एक चीज लिखूं, और वो आपके पास थी कल वाली इक्वेशन, यूरेनियम 235 के ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते थे तो हमें बेरियम मिलता था, क्रिप्टॉन मिलता था, 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलते थे, और एनर्जी मिलती थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था ये तीन जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो इसके मुकाबले में 10,000 गुना ज्यादा होती है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है ना वो पुराने वाले न्यूट्रॉन के मुकाबले में 10,000 गुना ज्यादा होती। दिस इज स्लो मूविंग और दिस इज फास्ट मूविंग। तो मुझे अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड करना है, मुझे अगर इन 3 न्यूट्रॉन्स को दोबारा यूरेनियम से रिएक्ट करवाना है, तो इन 3 न्यूट्रॉन्स को दोबारा यूरेनियम से रिएक्ट करवाने के लिए आपके पास मुझे इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को हम स्लो डाउन नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने का प्रोसेस कहलाता है मॉडरेशन। तो इसमें अगला जो पार्ट आता है उसका नाम है मॉडरेशन। इसमें अगला जो पार्ट आता है उसका नाम है मॉडरेशन। मॉडरेशन को डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन
the process of slowing down the speed of fast moving neutrons. The process of slowing down the speed of fast moving neutrons. The process of slowing down the speed of fast moving neutrons is called moderation. वो मॉडरेशन कहलाता है. मॉडरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम आपके पास न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं. तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास कहलाता है मॉडरेशन. उसको मॉडरेशन का नाम दिया जा रहा होता है. याद रखिएगा, ड्यूरिंग ईच फिजन, जितनी बार भी फिजन होता है, आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग ईच फिजन जितनी बार भी फिजन होता है 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड. वहां पर आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे. जितनी बार भी फिजन होगा वहां से 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास जो है वो रिलीज होंगे. और दीज न्यूट्रॉन्स आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं. इनको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कहा जाता है. दे मस्ट बी स्लो डाउन. दे मस्ट बी स्लो डाउन इन ऑर्डर टू प्रोसीड रिएक्शन. इनको हमें लाजमी तौर पर स्लो डाउन करना है ताकि हम इन ऑर्डर टू प्रोसीड रिएक्शन, ताकि हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकें. क्योंकि यही इन ऑर्डर टू प्रोसीड, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, इन ऑर्डर टू प्रोसीड रिएक्शन. और इनको हमें आपके पास इसलिए स्लो डाउन करना है क्योंकि यूरेनियम जो है वो आपके पास फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से रिएक्ट नहीं करता, वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है. इसलिए आपके पास यहाँ पे इसको हमें स्लो डाउन करना है. और वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्या कहलाता है, मॉडरेशन. अब सवाल ये उठता है कि रिएक्टर के अंदर कुछ तो ऐसा डालेंगे ना जिससे न्यूट्रॉन टकरा कर अपनी स्पीड कम करेगा. रिएक्टर के अंदर कुछ तो ऐसा डालेंगे ना जिससे न्यूट्रॉन टकरा कर अपनी स्पीड को कम करेगा. रिएक्टर के अंदर कुछ तो ऐसा डालेंगे ना जिससे न्यूट्रॉन टकरा कर अपनी स्पीड को कम करेगा. तो वो कहलाते हैं आपके पास मॉडरेटर. मॉडरेटर के तौर पे हम यूज करते हैं हैवी वाटर. मॉडरेटर के तौर पे हम यूज करते हैं हैवी वाटर, D2O और ग्रेफाइट. हैवी वाटर और ग्रेफाइट आर यूज्ड एज मॉडरेटर. ये दोनों के दोनों मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. हैवी वाटर, D2O और ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. हैवी वाटर और आपके पास जो है वो ग्रेफाइट है, ये दोनों के दोनों मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. और इस प्रोसेस को हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं क्या, मॉडरेशन. या आपके पास मॉडरेशन का प्रोसेस कहला रहा होता है. तो पहला प्रोसेस आपके पास क्या था, फ्यूल. दूसरे प्रोसेस में आपको रिएक्शन प्रोसीड कराने आगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड कराने के लिए आपके पास जो है वो क्या करना है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना है. न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉडरेशन. उसको हम मॉडरेशन का नाम देते हैं. और हर फिजन में 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास रिलीज होते हैं और वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हम स्लो करते हैं हैवी वाटर और ग्रेफाइट की मदद से. तीसरा जो आपके पास पार्ट होता है वो कहलाता है आपके पास कूलेंट. तीसरा पार्ट होता है आपके पास और वो कहलाता है कूलेंट. थर्ड पार्ट को हम अपनी आम जबान में कहते हैं कूलेंट. अब सवाल ये उठता है कूलेंट क्या होता है. कूलेंट्स का मतलब ऑब्वियसली बात है ठंडा करना. आपके रिएक्टर के अंदर एक लार्ज अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. आपके रिएक्टर के अंदर एक लार्ज अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. क्यों? क्योंकि बनने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही होती है. जब न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो अंदर आपके पास हीट का एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोसीड होगा. आप चाहते हैं कि आप उस हीट को बाहर की तरफ निकालें. तो वो मटेरियल्स जो आपके पास उस हीट को रिमूव करते हैं उनको हम अपनी आम जबान में कहते हैं कूलेंट. आपके पास इस बड़ी अमाउंट ऑफ हीट को जो कि अंदर बन रही है उसको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कूलेंट. कूलेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो रिएक्टर के अंदर सर्कुलेट करवाए जाते हैं उसकी बाउंड्री में. कूलेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर सर्कुलेट करवाए जाते हैं. और ये आपके पास वो मटेरियल होते हैं जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे बाहर की तरफ ट्रांसफर करते हैं. ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे बाहर की तरफ ट्रांसफर करेंगे. अंदर का टेम्परेचर हमें मॉडरेट रखना है. तो अगर अंदर की हीट बढ़ती चली जाएगी तो रिएक्टर गलना शुरू हो जाएगा. गलना शुरू हो जाएगा इसका मतलब वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देगा. मुझे इससे लॉन्ग टर्म फायदा चाहिए और लॉन्ग टर्म फायदा देने के लिए आपने लाजमी तौर पे उसको बाहर
हीट को निकालना है, और बाहर हीट को निकालने के लिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होनी चाहिए जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर की हीट को बाहर ट्रांसफर करें। उसके लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर सर्कुलेट करवाए जा रहे होते हैं, और वो मटेरियल्स हमारी आम जबान में कूलेंट्स कहलाते हैं। सवाल ये उठता है कूलेंट के तौर पे कौन यूज होता है? कूलेंट के तौर पे हम लाइट वाटर भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे आम घर का पानी होता है वो। कूलेंट के तौर पे हम हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं। कूलेंट के तौर पे हम लिक्विड मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको अगर हम लिक्विफाई कर लें, और हम क्या लिक्विफाई करेंगे, वो खुद ही लिक्विफाई हो जाते हैं, क्योंकि मेटल्स का जो नॉर्मली आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ वो बहुत कम होता है। तो अगर आपके पास, और आप जानते हैं कि बहुत सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 या फिर 100 या फिर 102, और रिएक्टर के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 1000 1500 जाता है। तो इसका मतलब रिएक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोई हैसियत नहीं रखता, वो तो जैसे ही आप मेटल डालेंगे उसको पिघला देगा। पिघलाने के बाद वो मेटल या आपके पास वो मटेरियल रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर सर्कुलेट करेगा, और सर्कुलेट करने की वजह से जो भी अंदर की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसको बाहर निकालेगा। तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आपके पास कूलेंट के तौर पे। तो अब अगर मैं आपके सामने लिखवाना चाहूँ कि कूलेंट आपके पास कौन से मटेरियल्स होते हैं, तो मैंने आपके पास यहाँ पे एक जुमला लिखा, a huge amount of heat, a huge amount of heat is produced in the reactor core. मैंने एक वॉइस की, इसको पढ़ कर लें। A huge amount of heat is produced in the reactor core as a result of fission taking place in a nuclear fuel. To remove this large quantity of heat, materials are required which are called coolants. Coolants are circulated in the boundary of the reactor, and they absorb heat and transfer it to outside core. Commonly used coolants are light water, heavy water, liquid metals, etc. लेकिन यहां पर यूज होता है लाइट वाटर। यहाँ पे कूलेंट के तौर पे यूज होता है लाइट वाटर। यहाँ पे जो यूज होता है वो यूज होता है लाइट वाटर।
लाइट वाटर यहाँ पे कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब आता है इसका चौथा और आखिरी पार्ट। अब आता है इसका चौथा और आखिरी पार्ट। अब आता है इसका चौथा और आखिरी पार्ट। और चौथा और आखिरी पार्ट अब आता है इसका चौथा और आखिरी पार्ट। और इसका चौथा और आखिरी पार्ट कहलाता है हमारे पास कंट्रोल रॉड्स। चलिए भाई, कंट्रोल रॉड्स। अब जरा गौर से देखिए, ये जो आपको हैंगर नुमा नजर आ रही है ना, ये कंट्रोल रॉड्स है। इनका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन अंदर बढ़ता चला जाएगा, अगर आपके पास अंदर न्यूट्रॉन बढ़ता चला जाएगा तो उससे हीट भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हीट बढ़ती चली जाएगी तो आप जानते हैं कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो सकता है। और हम उसको अनकंट्रोल करना नहीं चाहते, हम उसको करना चाहते हैं कंट्रोल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपके पास ये कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे आपके पास मौजूद है, नजर आ रही है। जब हमें लगता है कि अंदर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है और जो एनर्जी है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बढ़ रही है, तो हम इसको रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपके पास ये देखें लिखा हुआ है कंट्रोल रॉड्स, एब्जॉर्बिंग रॉड्स। ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। और जब ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी तो एब्जॉर्ब करने की वजह से आपके पास क्या होगा, अंदर की जो एनर्जी है वो एक नॉर्मल रेट पे रहेगी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि अंदर जो रिएक्शन में एनर्जी का अमाउंट कम हो रहा है तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आराम से रिएक्टर के अंदर इन भी हो सकती हैं और आउट भी हो सकती हैं। जहाँ एनर्जी बहुत एक्सेस में हो रही होगी वहां पे इनको डाल दिया जाएगा। और जहाँ पे आपके पास जो एनर्जी है अगर हमें लग रहा हो कम होगी तो हम इसको वापस उसके अंदर एंटर से निकाल लेंगे। तो आपके पास जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनका काम है उसको एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉन को। तो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स वी यूज कंट्रोल rods. To absorb neutron we use control rods. They control the neutrons and maintain energy at controlled level. They control the neutrons and maintain energy at controlled level. The question is that कि आपके पास ये किस मटेरियल की बनी होती हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ बोरॉन और कैडमियम। बोरॉन और कैडमियम आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स। बोरॉन और कैडमियम आपके पास दोनों के दोनों कंट्रोल रॉड्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ये आपके पास थी वर्किंग जिसका नाम था हमारे पास क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हमने फ्यूल इस्तेमाल किया वो यूरेनियम 23592 है। और ये इसके अंदर 4 पार्ट्स थे, फ्यूल, कूलेंट, मॉडरेशन और कंट्रोल रॉड्स। ये इसके अंदर 4 पार्ट्स थे जो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग करा रहा हूँ एक रिएक्टर की जिसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर। अब जो मैं आपको स्टार्टिंग करा रहा हूँ उसका नाम है आपके पास ब्रीडर रिएक्टर। अब जो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ वो आपके पास है आखिरी रिएक्टर, और उस आखिरी रिएक्टर का नाम है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर के बारे में एक बात बता दूं, ब्रीडर रिएक्टर में हम यूज करते हैं यूरेनियम 23892 एज अ फ्यूल। यूरेनियम के 23892 हम इसके अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि नॉन फिजनेबल है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये फिजनेबल बनता है थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेस। ये फिजनेबल बनता है थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेस। फिजनेबल में ये कन्वर्ट होता है एक सर्टेन प्रोसेस से होने के बाद। तो इट इज नॉन फिजनेबल बट इट इज कन्वर्टेड इनटू फिजनेबल
एंड बाय पासिंग थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेस, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरने के बाद ये फिजन एबल में कन्वर्ट होगा और उसको हम अपनी आम जबान में बोलेंगे ब्रीडर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप। इसका फायदा ये कि इसमें आपके पास 99.3% नेचुरल यूरेनियम होता है। इसके अंदर 99.3% नेचुरल यूरेनियम होता है। इसका फायदा ये कि इसमें 99.3% नेचुरल यूरेनियम होता है और जितना ज्यादा नेचुरल यूरेनियम होगा इसका मतलब यूरेनियम का अमाउंट उतना ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा यूरेनियम का अमाउंट मिलेगा इसका मतलब एनर्जी भी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी आपके पास, याद रखिएगा, फिजन रिएक्शन के मुकाबले में जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। तो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में मिलने वाली एनर्जी जो होती है वो आपके पास कम होती है, जबकि ब्रीडर रिएक्टर के अंदर मिलने वाली एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। और ब्रीडर रिएक्टर के अंदर मिलने वाली एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो हम आइसोटोप यूज कर रहे हैं उसके अंदर नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है। नो मैटर कि वो फिजनेबल है या नहीं है, आप ये देखें कि उसके अंदर नेचुरल यूरेनियम ज्यादा है तो इसलिए आपके पास वहां से मिलने वाली एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल दर नस्ल चलना। तो तभी इसके अंदर आपके पास जो चीज होती है एनर्जी वो मुस्तकिल तौर पे चलती रहती है और उसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं ब्रीडर रिएक्टर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। क्या भाई? ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर के अंदर मैंने आपसे ये बोला कि इसमें जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम 23892 होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का डिफरेंस बताया था। यूरेनियम 235 फिजनेबल होता है लेकिन उसमें नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक कम होती है। यूरेनियम 238 नॉन फिजनेबल होता है लेकिन इसमें नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है। और नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होने की वजह से इससे जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है और वो रिएक्शन जो प्रोसीड होता है वो कुछ प्रोसेस के बाद प्रोसीड होता है तो हमें एनर्जी एक अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूरेनियम है वो एज अ ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है और ब्लैंकेट एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह से ढकी हुई होती है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एज अ ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है जिसमें आपके पास जो नेचुरल यूरेनियम है वो 99.3% होता है। लेकिन इसके अंदर जो फिजन है वो डायरेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसको कुछ प्रोसेस से पास होने के बाद हम फिजन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके सामने मैं उस चीज को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। यूरेनियम 238, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वो रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से मुश्किल रिएक्शन है, देखते रहिएगा। यूरेनियम 238 जब न्यूट्रॉन के ऊपर हम इसको स्ट्राइक करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है यूरेनियम 23992 में। तो जब हमने यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 23992। फिर अब ये बन चुका है, अब सारा काम ये आगे खुद ही करेगा। यूरेनियम 23992 ये आपके पास परफॉर्म करता है बीटा डी के और बीटा डी के परफॉर्म करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है नेप्टोलियम में। ये परफॉर्म करेगा बीटा डी के और बीटा डी के परफॉर्म करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा नेप्टोलियम में। दिस इज नोन एज नेप्टोलियम, NEPTOLIUM, नेप्टोलियम। और इसके अंदर जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 23.5 मिनट। फिर आपके पास यहाँ पे नेप्टोलियम जो है 23993 ये दोबारा बीटा डीके करता है और ये अपने आप को कन्वर्ट करता है प्लूटोनियम में 23994 और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 2.35 डेज। ये जो आइसोटोप है ना प्लूटोनियम, दिस इज फिजनेबल, ये फिजनेबल है, इसको फिजनेबल का नाम दिया जाता है। दिस इज फिजनेबल, जुमला मैं बार बार बोल रहा था और मैं इस पे स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। दिस इज प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम है और ये फिजनेबल है। दिस इज प्लूटोनियम और ये प्लूटोनियम आपके पास फिजनेबल है, इसको हम फिजनेबल का नाम देते हैं। ये फिजनेबल है और इसको फिजनेबल का नाम दिया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये फिजनेबल है और इसको फिजनेबल का नाम दिया जाता है। साइंटिस्ट कुछ इस तरीके से कहते हैं कि ये जो यूरेनियम 23994 है, जब इस पे एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो दो फिजन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं।
इसके साथ 2 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। इन दोनों में से कोई एक यूरेनियम 23592 होता है और दूसरे का हमें आज तक नहीं पता चला दूसरा कौन सा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ था और यहाँ जाके खत्म हुआ। एक्स और वाई फिजन फ्रेगमेंट्स एंड दे आर अनडिसाइडेड। ये भी नहीं पता कि एक्स और वाई में यूरेनियम मिलता है या इनसे आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो मिलता है। बस हमें ये पता है कि जब हमें प्लूटोनियम मिल जाता है, प्लूटोनियम के बाद एक और रिएक्शन होता है जिससे हमें 2 फिशन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और फिर वो मजीद बनाते हैं यूरेनियम 23592। और आप जानते हैं यूरेनियम 23592 क्या है? फिशनेबल। तो ये नॉन फिशनेबल था और इसको मैंने फिशनेबल में कन्वर्ट किया। ये नॉन फिशनेबल था और इसको मैंने फिशनेबल में कन्वर्ट किया। मैं बार बार बोल रहा था कि आपके पास एक सर्टेन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम एक नॉन फिशनेबल को फिशनेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यूरेनियम 238 को मैंने यूरेनियम 235 में कन्वर्ट कर लिया और जिसके जरिए कन्वर्ट किया ये प्लूटोनियम है। तो ये फिशनेबल आइसोटोप हमें बनाकर दे सकता है और ये एक्स और वाई आपके पास फिजन फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि श्योर नहीं हूँ कि ये एक्स और वाई में से यूरेनियम 235 होता है या नहीं होता। बस मुझे पता है जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है तो इसमें से एक ना एक यूरेनियम 235 लाजमी तौर पे क्रिएट करता है, तभी हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर एक बस मुझे फायदा हुआ है और फायदा ये हुआ है कि जो लिमिटेड सप्लाई यूरेनियम की थी कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में वो खत्म हो गई और यहाँ पे मुझे यूरेनियम की मिल रही एक एक्सेस सप्लाई। यहाँ पे मुझे यूरेनियम की मिल रही एक एक्सेस सप्लाई थी, यहाँ पे जो लिमिटेड सप्लाई थी वो हमारे पास खत्म हो गई, तो इसलिए यहाँ पे मुझे यूरेनियम की एक एक्सेस सप्लाई मिल रही है। ठीक है, अब इस रिएक्टर को हम एक और नाम देते हैं और इस रिएक्टर को हम बोलते हैं LMFBR। ब्रीडर रिएक्टर को एक और नाम दिया जाता है और ब्रीडर रिएक्टर को एक और नाम देते हैं हम LMFBR। LMFBR का मतलब है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR को हम एक और नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर आपसे कोई पूछे इसको क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो इस रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर हम सर्कुलेट करवाते हैं सोडियम मेटल। इस रिएक्टर की बाउंड्री के अंदर हम सोडियम मेटल को सर्कुलेट करवाते हैं। सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है तो वो बासानी आपके पास इसके अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे सोडियम मेटल जो है वो कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और यही कूलेंट होता है और यही मॉडरेटर होता है। यहाँ पे हमें किसी एक्स्ट्रा मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। नो एक्स्ट्रा मॉडरेटर इज नीडेड। अगर आपसे कोई पूछे ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है तो आपने बोलना है लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल आपके पास इस्तेमाल होता है, लिक्विड मेटल आपके पास इस्तेमाल होता है किसमें? ब्रीडर रिएक्टर में। लिक्विड मेटल आपके पास इस्तेमाल होता है ब्रीडर रिएक्टर में। 98 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, मैंने बॉइलिंग गलत लिखा है, इसको मेल्ट कर लीजिएगा। 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के नतीजे में फिर ये मॉडरेटर के तौर पे भी काम करेगा और इसके साथ साथ ये कूलेंट के तौर पे भी काम करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। और ब्रीडर रिएक्टर को हम LMFBR इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मॉडरेटर के तौर पे, कूलेंट के तौर पे लिक्विड मेटल इस्तेमाल होता है और वो बहुत तेजी के साथ बाहर की हीट को, अंदर की हीट को जो है बाहर ट्रांसफर करता है, तो उसको हम अपनी आम जबान में ब्रीडर रिएक्टर का नाम दे रहे होते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर ये दोनों रिएक्टर्स आपके पास हो गए हैं जिसमें आपने डिफरेंस देख लिया। एक तो दोनों के अंदर आइसोटोप का डिफरेंस है, दोनों के अंदर मॉडरेटर और कूलेंट का डिफरेंस है, दोनों के अंदर यूरेनियम की लिमिटेड सप्लाई का डिफरेंस है। एक के अंदर फिजन डायरेक्ट हो जाता है, एक के अंदर फिजन कराने में देर लगती है। ब्रीडर रिएक्टर से मिलने वाली एनर्जी बहुत देर तक मिलती रहती है क्योंकि उसके अंदर जो आइसोटोप इस्तेमाल हो रहा है उसमें नेचुरल यूरेनियम की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर पूरा एक यूरेनियम का ब्लैंकेट मौजूद है। तो ये हमारे पास बात हुई जिसका नाम था न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टाइप्स का। अब सिर्फ आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर में जिसका नाम है फ्यूजन रिएक्शन। उसको इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक में करा के आपको ये चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा फ्यूजन रिएक्शन का। थैंक यू।